कैप्टन मनोज तलवार का पार्थिव शरीर आया था मेरे शहर में। मैं उस पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा जो होती है उसमें शामिल हुआ था। आगे मैं अंतिम दर्शन के लिए नहीं जा पाया था। मैंने पीछे खड़े होकर एक छोटी सी कविता लिखी थी कैप्टन मनोज तलवार के अंतिम संस्कार में। अगर मुझे आदरणीय संचालक जी और मंच आज्ञा दे, स्वागत। क्योंकि मेरा नंबर बहुत बाद में आएगा, तब तक हमारे कुछ अतिथि चले जाएंगे, इसलिए मेरा मन है, मैं अपने को रोक नहीं पा रहा। कुल 3 मिनट की कविता है, मुझे उस कविता को पढ़ने की अनुमति ये सदन दे दे। मैं सबसे पहले करगिल के शहीदों पर एक कविता सुनाना चाहता हूं। मैंने पिछले 20 साल में लगभग अधिकतर अपने मेरे लेखन का 80% सेना पर है, शहीदों पर है, आतंकवाद पर है, जम्मू पर है, कश्मीर पर है, करगिल पर है। बाद में मेरा नंबर सबसे बाद में आएगा मैं जानता हूं, लेकिन ये एक कविता मैं पहले सुना देना। जो लोग उठ के जा रहे हैं, अभी बैठे हैं, मैंने एक कविता में तो गुस्से में यहां तक लिख दिया था, इससे कड़ी बात कोई नेता को कह नहीं सकता। और मैंने इतनी चालाकी से कही कि नेता की समझ में आए नहीं और समझ में आए तो इतनी देर में आए जितनी देर में मैं वहां से निकल जाऊं। मैंने लिखा था, सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं। सैनिक अपने प्राण गंवाकर, देखिए मैंने कितनी सख्त बात कही है, सोचना नेताओं पर इससे सख्त कोई बोल नहीं सकता। सैनिक अपने प्राण गंवाकर देश बड़ा कर जाते हैं, बलिदानों की बुनियादों पर राष्ट्र खड़ा कर जाते हैं। जिनको मां के बलिदानी बेटों से प्यार नहीं होगा, उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार नहीं होगा। उन्हें तिरंगे को लहराने का अधिकार। जिंदाबाद। ये हैं वो लोग, ये हैं वो देवता, ये हैं वो रक्षक, ये हैं वो वर्दियां, ये हैं वो सैनिकों की आवाजें, सैनिकों के हौसले, जिनके कारण इस देश में सब त्योहार मन रहे हैं, हम सब लोग आराम और हिंदुस्तान आजाद है, ये महसूस कराने का दम केवल भारत के सैनिक पर है, इसके सिवा किसी पर नहीं, किसी पर नहीं। मेरा एक दोस्त है अशोक चारण, उसने एक बात बताई, आप अरबपति हो, खरबपति हो, करोड़पति हो, टाटा जी हो, बिड़ला जी हो, अडानी जी हो, आप किसी को नौकरी के लिए बुलाइए और उससे कहिए मैं तुमको तनख्वाह दूंगा 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, लेकिन तुमको मेरे लिए मरना पड़ेगा। एक व्यक्ति नहीं मिल सकता इस बात पर किसी भी अमीर से अमीर आदमी के लिए जो ये कह दे कि मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूं। केवल सैनिक है, जानता है वो देश के लिए मरेगा, फिर भी छोटे से पैसे की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाता है। महावीर इंटरनेशनल ने हमको जो दृश्य यहां दिखाया, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपके पूरे देश में ब्रांच हैं, ये बड़ा काम होगा इस देश की जनता पर, देश की राजनीति पर, देश के प्रदूषण पर बहुत बड़ा काम होगा। ऐसे कार्यक्रम कीजिए और इनकी मेहरबानी मांगिए कि आपको उपस्थिति देकर ये जनता के सामने खड़े होकर ये दिखा दे कि शहीद जिंदा भी होते हैं, जो जिंदा शहीद हैं उन्हीं के कारण हम लोग आज जिंदा हैं। 3 मिनट की एक कविता पढ़ना चाहता हूं, सबको समर्पित करता हूं। एक यहाँ बेटियां ऐसी भी हैं जिनके पति उस युद्ध में नहीं रहे थे, आज उनको सम्मानित किया गया। जब उनको हम देख रहे थे, मैंने जो मुझ पर भी गुजरी, मैंने उस अंतिम यात्रा में पीछे खड़े होकर गीली आंखों से एक छोटी सी कविता लिखी है, सुन लीजिएगा। फिर हमारा यशदीप कौशिक, बधाई देता हूं यशदीप कौशिक आपको कि आप अगर इतने अच्छे कार्यक्रम, मैं तो पहली बार उनसे मिल रहा हूं आज, लेकिन इस महान कार्यक्रम में मुझे लाकर जो मुझ पर उपकार किया है, मैं जीवन भर इसका एहसान कभी नहीं चुका सकता। मैं आदरणीय साहब, आप लोगों ने सचमुच, मैं इतना भावुक हूं। अरुण जेमनी मुझसे बार बार पूछता रहा, भाई साहब कैसे कविता पढ़ेंगे? मैंने कहा मैं कोशिश करूंगा कि हम कविता पढ़ने की मानसिक स्थिति में आ जाएं हम किसी तरह से। आप ये मान के सुनना कि क्योंकि कवि सम्मेलन होना तो है ही, हम तो इसीलिए आए। छोटी सी कविता सुन लीजिए। मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूं। मैं गीतकार नहीं, हमारी बेटियां गीतकार बैठे, लेकिन भीतर, कहीं बहुत भीतर, कहीं जब कुछ टूटता है तो ऐसा भी लिखा जाता है।
मैं केशव का 5 जन्म भी गहन मौन में खोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोया हूँ, जिस माथे की कुमकुम बिंदी वापस लौट नहीं पाई, चुटकी झुमके पायल ले गई कुर्बानी की यमराई, कुछ बहनों की राखी जल गई है बर्फीली घाटी में, वेदी के गठबंधन मिल गए हैं करगिल की घाटी में, पर्वत पर कितने सिंदूरी सपने दफन हुए होंगे, बसंतों के मधुमासी जीवन हवन हुए होंगे, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं, टूटी चूड़ी धुला महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, एक पल का एहसास जीना। और मैं 20 साल से पढ़ रहा हूं ये कविता, लेकिन इससे पवित्र मौका जहां मैंने जिनके लिए लिखी उनके चरणों में बैठ के पढ़ने का मौका मुझे महावीर इंटरनेशनल ने दिया, मैं इस बात को जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चला गया, नई दुल्हन की सेज छोड़कर युद्ध काम पर चला गया, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, सबको परिवार याद आता है, उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट। और मैं अपने जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति कर्नल गुरमीत सिंह जी आपके चरणों में भेंट करता हूं। मैंने इससे अच्छा जीवन में कुछ लिखा ही नहीं, रोया भी बहुत था, लेकिन मुझे लगा मैं जीवन में एक ही पंक्ति अच्छी लिख पाया हूं, वो पंक्ति आपको सौंपता हूं। मुझे दुआएं देना तालियों से, अगर ऐसी पंक्ति मैंने एक और लिख ली ना तो महसूस करूंगा मैं कवि हो गया हूं। जीवन की सबसे अच्छी पंक्ति सुनो। उनको भी मीठी नींदों की करवट याद रही होगी, खुशबू में डूबी यादों की सलवट याद रही होगी, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, उन आंखों की 2 बूंदों से 7 सागर हारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। मैं एक ऐसी बिटिया को जानता था जहां मैं पढ़ाता हूं, वो एक फौजी से प्यार करती थी, ना बिटिया ने घर पे बताया, लड़की ने घर बताया, ना फौजी ने अपने घर बताया। दोनों ने शादी का भी तय कर लिया कि अगली छुट्टी में फौजी आएगा तो शादी करेंगे। वो लड़की उस फौजी के नाम की मेहंदी रचा रही है बैठी हुई, और जिस समय मेहंदी रचा रही है उसके नाम की, उसी समय खबर आती है फौजी शहीद हो गया। इस पल को जीना मेरे साथ। गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, ताजा काजल छूटा होगा चुपके चुपके रोने में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, जब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है। संसार के किसी भी मुल्क में, किसी भी मजहब में स्त्री अर्थी को कंधा नहीं देती। करगिल के युद्ध में एक बेटा शहीद हुआ था, वीरेंद्र सिंह। भरतपुर के पास एक गांव है अजान। जब सेना के लोग उसका पार्थिव शरीर लेकर आए तो उसकी पत्नी गायत्री देवी नाम है उनका, उन्होंने अफसरों की मर्जी के खिलाफ, गांव के लोगों की मर्जी के खिलाफ शादी के दिन के कपड़े पहने और शमशान घाट तक अपने पति की अर्थी को कंधा दिया। ये दुनिया की पहली घटना थी जब कोई औरत अर्थी को, उसके बाद तो काफी घटनाएं घटी, लेकिन पहली घटना थी ये। मैंने इस पर एक लाइन लिखी है, आपका मन मांगती है, समर्थन मांगते सदन का सुनना। तब बेटे की अर्थी आई होगी सोने आंगन में, शायद दूध उतरवाया हो बूढ़ी माँ के दामन में, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वो विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्थी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ, इसीलिए मैं कविता को हथियार बना कर गाता हूँ। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, देखिए आपने पहाड़ियां ऐसे चढ़े होंगे, मैंने कल्पना की है। अंतिम 6 पंक्तियां सैनिक के शौर्य पर बोल रहा हूं।
मैंने सैनिक के शौर्य पर केवल 6 लाइन लिखी है इस कविता में, वो सुनिए। जिन बेटों ने पर्वत काटे हैं अपने नाखूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से, उनकी कोई मांग नहीं है दिल्ली के कानूनों से। जो सैनिक सीमा रेखा पर ध्रुवतारा बन जाता है, उस कुर्बानी के दीपक से सूरज भी शर्माता है। गरम दहानों पर तोपों के जो सीने अड़ जाते हैं, उनकी गाथा लिखने को अंबर छोटे पड़ जाते हैं। उनके लिए हिमालय कंधा देने को झुक जाता है, कुछ पल तो सागर की लहरों का गर्जन रुक जाता है। उस सैनिक के शव का दर्शन तीर्थ जैसा होता है, चित्र शहीदों का मंदिर की मूरत जैसा होता है। चित्र शहीद। बहुत बहुत धन्यवाद।